हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आरसीएम अकाउंटिंग इन टैली प्राइम। टैली का जो लेटेस्ट रिलीज अभी आया हुआ है अक्टूबर मंथ में, उसके रिगार्डिंग में अब आपको आरसीएम क्या होता है और उसमें एंट्रीज कैसे पास करनी, उसका इम्पैक्ट क्या आता है आपके 3B पे, आपके बैलेंस शीट पे क्या आता है, उसकी पेमेंट की एंट्री क्या पास करनी। मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था टैली के प्रीवियस वर्जन पे बनाया हुआ था, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मैं आपको अब लाइव सेशन में बताऊंगा। तो सबसे पहले बेसिकली ये समझ लेते हैं कि आरसीएम क्या होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब जिसमें लायबिलिटी रिसिपिएंट के ऊपर बर्डन आ जाती है पेएबल करने की, उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। बेसिकली दो तरीके का टैक्स का मैकेनिज्म है, एक एफसीएम है, दूसरा आरसीएम है। एफसीएम में सिंपल सी बात है कि आप जाते हैं, टैक्स इनवॉइस आपको दी जाती है, सामने वाला सप्लायर आपकी टैक्स लायबिलिटी पे करता है, आप उसकी इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। आप उस केस में भी टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन होता है और उसने आपको पोर्टल पे अपलोड किया आउटवर्ड सप्लाईज में, आपने उसका इनपुट अपने 2B में ले लिया। लेकिन आरसीएम के केस में क्या है कि आरसीएम में सीधी सी बात है कि आपको उल्टा टैक्स पे करना पड़े। आप ही सामान खरीदे, गुड्स या सर्विसेज ले और आपको ही टैक्स पे करना पड़े, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। इसको कहते हैं उल्टा आपको ही पेमेंट करना पड़ रहा है अपने गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने पर। तो बेसिकली दो तरीके का होता है। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं कि जो आरसीएम के बारे में लिखी है कि सेक्शन 9(3) में लिखा है, सेक्शन 9(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट स्टेट दैट गवर्नमेंट कैन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टैक्स ऑन व्हिच इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है, तो इनका 9(3) सेक्शन जो कहता है कि गवर्नमेंट के स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, इन दोनों की जो कैटेगरी होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, इसको टैक्स पेएबल रिवर्स चार्ज में रखना है कि या नहीं रखना है, इसको वो स्पेसिफाई कर सकती है। ये इन्होंने सेक्शन 9(3) में कहा है। ठीक है, 9(3) में ये इन्होंने स्टेट किया है ऑलरेडी कि अगर कोई और भी गुड्स सर्विसेज मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, स्पेसिफाई करना चाहूँ, तो वो भी आरसीएम में डाल सकता हूँ। अभी तक बेसिकली जो गुड्स में 6 कैटेगरीज हैं और सर्विसेज में 13 कैटेगरीज हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मिल जाएगा या मेरे आप चैनल के टेलीग्राम पे भी जाके देख सकते हैं। मैंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज की जो 13 कैटेगरी सर्विसेज की है और 6 कैटेगरीज गुड्स की हैं जो रिवर्स चार्ज में अभी तक आते हैं। अभी इन्होंने इसको स्टेट ऑलरेडी करके रखा है कि मैं और भी गुड्स एंड सर्विसेज को भी बढ़ा सकता हूँ आरसीएम के केसेस में। तो अभी बेसिकली 13 है और जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली 3 हैं आरसीएम ऑन जीटीए और लीगल सर्विसेज थी। अब तक 2 बेसिकली ज़्यादा यूज होती थी, लेकिन अब रिसेंटली जो टॉपिक उठा आरसीएम ऑन रेंट, अब ये ट्रेंडिंग में है। आपको इन तीनों के बारे में जान लेना उचित होगा और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप सब चैनल के इस वीडियो सेशन में ज़रूर जुड़े रहें और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि एकदम सिंपल इजी लैंग्वेज में आरसीएम की एंट्री को पास करना। जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया था, तो उससे थोड़ा सा अलग है, वही सेम कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं, थोड़ा सा चेंजेस इस वीडियो में है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो आरसीएम ऑन जीटीए, आरसीएम ऑन लीगल सर्विसेज, आरसीएम ऑन रेंट, ये 3 कैटेगरी पे मैं डिस्कस करूंगा और आपको टैली प्राइम में भी एंट्री पास करके दिखाऊंगा लाइव। तो वीडियो सेशन थोड़ा लंबा होगा, तो चैनल पर जो मेरे फर्स्ट टाइम पिंच कर रहे हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको फ्यूचर में ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और अगर कोई और टॉपिक में मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे वीडियो ले आता हूं तो आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन को प्रेस करने पे आपको कोई चार्जेस नहीं, सब्सक्राइब करने पे कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वाले टॉपिक पे बात करते हैं आरसीएम ऑन जीटीए पे। ठीक है, आरसीएम ऑन जीटीए में गुड्स ये होता है कि आपने कोई
गुड्स मंगाया, ठीक है, आपने कोई गुड्स मंगाया, जो अप्लीकेबिलिटी कहाँ पे होती है, सबसे पहले बात करूँगा अप्लीकेबिलिटी के बारे में कि अप्लीकेबल कब होता है। आपने कोई गुड्स परचेज किया, ठीक है, अब आपने ये कहा कि सर हमारा तो गुड्स सामने वाले जो जिसके यहाँ से मैंने माल मंगाया उसने उसकी लाइबिलिटी भी पे कर दी, जो उसका भाड़ा था उसने पे कर दिया। यहाँ पे बात जो होती है टैक्स लाइबिलिटी की। अगर आप ये करते हैं कि सर जी मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने अपना गुड्स मंगाया और सामने वाले ने ही उसको पे कर दिया और हमने अपने यहाँ बुक कर लिया, तो यहीं पे क्रेडिट स्टार्ट होती है बात, हु इज पे आरसीएम टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपने उसको अपने यहाँ बुक कर लिया खर्चे में, तो आपको टैक्स उस पर 5% पे करना है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि आपके बिहाफ पे सामने वाले पर्सन सप्लायर ने आपका पे कर दिया भाड़ा, तो और आपने बुक भी नहीं किया, तो यहाँ पे बात कुछ भी नहीं आती है, कोई बात नहीं होती है, आपको कोई आरसीएम नहीं पे करना है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि आपने अभी आज बुक कर लिया और उसको आपने दिखाया नहीं, आप ये सोच रहे हैं कि टैक्स में आपने उसमें 95 में पेमेंट नहीं किया आरसीएम, और आप सोच रहे हैं कि अपने बैलेंस शीट में दिखा के खर्चे बुक कर लूँ, तो अभी तो नहीं, अभी तो आप बच जाएंगे, क्योंकि अभी डिटेल्स नहीं, जिस दिन आपकी बुक स्क्रूटनी में जाएगी या फिर उसमें ऑडिट में जाएगी, तो जब डिपार्टमेंट आपका क्रॉस चेक करेगा, वो आपसे पीएनएल एंड बैलेंस शीट भी मांगते हैं, उसमें देखेंगे कि आपने तो खर्चे बुक करके रखे ऑलरेडी, फ्रेट उसमें पेमेंट करके रखा है और वहाँ पोर्टल पे कोई आपने आरसीएम नहीं पे किया है, फिर आपके ऊपर 5% आपको आरसीएम भी पे करना पड़ेगा, पेनल्टी भी चार्ज होगी, लेट फीस भी चार्ज होगी, ठीक है। तो इसका एक सीधा सा फंडा आप समझिए, अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया और सामने वाला पर्सन जो जीटीए ले आ रहा है, वो चाहे अगर उसने एफसीएम नहीं चूज किया हुआ है, तो आपको उसकी टैक्स की लायबिलिटी पे करनी है, ठीक है। आप अपने यहाँ बुक नहीं करते हैं तो नहीं करनी है, लेकिन अगर आप अपने यहाँ बुक कर लेते हैं तो आपको उसके टैक्स की लायबिलिटी पे कर देनी है, सीधी सी बात है। यहाँ पे कंसाइनी को ही, कंसाइनी और कंसाइनी के केस में आपको जो टैक्स की लायबिलिटी होती है, जो गुड्स का यूज करने के लिए अपने पास मंगाता है और रजिस्टर्ड पर्सन है, क्योंकि जो जीटीए की सर्विसेज मानी गई है उनको एक तरीके अनरजिस्टर्ड माना गया है। अगर जीटीए ने अपने आप को एज अ एफसीएम रजिस्टर्ड कर लिया है पोर्टल पे, एज अ आरसीएम ना करके एफसीएम कर लिया है, उसने आपको टैक्स इनवाइस दिया, 18% उस पर लाइबल कर दिया है, तो आप उसकी लाइबिलिटी ले सकते हैं। लेकिन आप ये भी कहेंगे सर हमने तो पढ़ा था कि सर अगर वो इनवाइस दे रहा था आप 12% इनपुट ले सकते हैं। नहीं, आपने गलत समझा। वहाँ पे क्या हुआ, वो उसके लिए जीटीए के लिए है, अगर वो टैक्स इनवाइस देता है तो इनपुट 12% की ले सकता है, और इनवाइस नहीं देता है तो कोई इनपुट नहीं ले सकता है, तो आपको 5% उस पर लायबिलिटी पे करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, आरसीएम और लीगल फीस, ठीक है। आप बात करिए कि किसी एडवोकेट को, सपोज दैट आप किसी एडवोकेट से कोई लीगल सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि मैं ही अगर अपनी बात करूं कि अगर कोई मेरा क्लाइंट जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मैं एडवोकेट हूं, ठीक है, तो उसको मैं अगर कोई सर्विसेज दूंगा और उसके बदले मैंने उसको टैक्स इनवॉइस जो ना दे के एक उसको मैंने स्लिप पकड़ा दी, ठीक है, कि ये आपकी या अब हुई 10,000 फीस हुई, मुझे वो मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है, मेरी जो लीगल फीस होगी, ठीक है, मेरी जो लीगल फीस होगी, अप्लीकेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी कि सामने वाले के ऊपर जो रिसिपिएंट होगा, रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज होगा, उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी कि वो टैक्स पे करे। मतलब मैं उनको अगर 10,000 की सर्विस दूंगा तो 18% उस पर जीएसटी उसी को पे करनी है। 18% की जीएसटी सामने वाला पर्सन जो मुझसे सर्विसेज लिया रहेगा, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मैं तो रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैंने सिर्फ सीधे सीधे एक फंडा काटा कि उनको 10,000 की एक पकड़ा दिया स्लिप, ठीक है। लेकिन अगर मैं उनको एक टैक्स इनवाइस के साथ करूंगा, क्योंकि मैं अगर रजिस्टर्ड हो जाऊंगा जीएसटी में और मैं उनको टैक्स इनवाइस दूंगा, तब उसकी एप्लीकेबिलिटी आरसीएम की नहीं होगी, फिर वो एफसीएम हो जाएगी, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है।
तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी के बारे में अगर बात करें कि अगर किसी एडवोकेट से आपने फीस लिया है और उसने आपको एडवोकेट को फीस दिया है और उसने आपको एक अमाउंट पकड़ा दिया है, तो उसकी जो आरसीएम की लायबिलिटी होगी और कितना होगी 18%, वो आपको पे करनी है। एनी एग्जम्पशन, कोई एग्जम्पशन नहीं है। आप ये कहिए कि इस पर कोई एग्जम्पशन है, तो कोई एग्जम्पशन की लिमिट नहीं है, किसी के बारे में उस पर कोई आपको एग्जाम नहीं है, सेम टाइम में पेमेंट करना। मैंने एक बात छूट गई थी जीटीए के बारे में बताने को, जो एग्जाम्सन के बारे में मैंने टॉपिक रखा था कि इसमें स्टार्टिंग में आप कहोगे सर वो 750 और 1500 की लिमिट तक था, एग्जाम्सन था, तो अभी सारी लिमिट खत्म हो चुकी है। 1 अक्टूबर 22 से आपको 5% आरसीएम पे कर देना है। ठीक है, आपको ये सारी जो एग्जाम्सन लिमिट थी अब खत्म हो गई है, अब कोई भी एग्जाम्सन लिमिट नहीं चलती है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे बात करें आरसीएम ऑन रेंट, जो कि अभी स्टार्टिंग में मतलब रिसेंटली में ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बना के रखा है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आरसीएम ऑन रेंट पे मैंने बनाया हुआ है, कब से एप्लीकेबल हो रखा है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको क्लियर होकर समझने की ज़रूरत है कि एप्लीकेबिलिटी कब होगी। आप रजिस्टर्ड है जीएसटी में, ठीक है, आपने किसी व्यक्ति से जो अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, उससे उसका रेसिडेंशियल प्लॉट लिया, मतलब रेसिडेंशियल आपने कोई मकान लिया अपने जीएसटी के ऑफिस यूज करने के लिए। मैं अभी एक एक पॉइंट ब्रीफ डिस्कस करूंगा। आपने जीएसटी के ऑफिस यूज के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस के ऑफिस यूज के लिए, यहाँ पे भी आरसीएम अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, वो तो कोई नॉइज काटेगा नहीं। आप उसको जो रेंट देंगे पर मंथ, उस पे आपकी आरसीएम अप्लीकेबल होगी। ठीक है, आप कहेंगे सर वो तो अनरजिस्टर्ड है, मैंने कॉमर्शियल यूज के लिया है, तो मैं क्यों दूं, वो क्यों ना भरे? वो इसलिए नहीं भरेगा क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है, वो टैक्स वो उसके ब्याह पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूलेगी। ठीक है, अगर कहीं कहीं क्या होता है कि आप कमर्शियल प्लेसेस में जाके ले लेते हैं, वो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, आपको टैक्स इनवॉइस देते हैं, बाकायदा रेंट की, आपको सर्विस मेंटेनेंस की देते हैं, तो आप उसकी जो आईटीसी होगी जो कि वो एफसीएम में काट के देंगे, फिर आप उसकी आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन की किसी भी रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्लेसेस को अपने बिजनेस यूज के लिए यूज करते हैं, तो आपके ऊपर आरसीएम अप्लीकेबल हो जाएगा। ये सीधी सी बात है। ठीक, इसकी लायबिलिटी आपको पे करनी है, जो रेंट दे रहा है उसी को पे करनी है। जितना महीने का आप रेंट दे रहे हैं उस पे कितना परसेंट? 18%, एकदम फिक्स्ड। ये 18% आपको लायबिलिटी पे करनी ही है। ये आपकी लायबिलिटी है कि आप रेंट भी दीजिए और सामने वाले पर्सन के ब्याह पे टैक्स भी पे करिए। एनी एग्जम्पशन? कोई एग्जम्पशन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे भी कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आपको 18% सीधा सीधा टैक्स पे कर देना है जो आप मंथली रेंट पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो बात आपको सबको समझ में आई। अब चलिए आपको लाइव सेशन में समझाते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको इन तीनों टॉपिक के बारे में, आरसीएम ऑन लीगल फीसेस, आरसीएम ऑन जीटीए, आरसीएम ऑन रेंट। तो इन सब के बारे में आपको अब ले चलते हैं टैली प्राइम में। तो यहाँ तक आप सबको आई होप समझ में आया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको लाइव सेशन में एक क्रिएट कंपनी करता हूँ। ऐसा नहीं कि आप सर कहिए कि आपने तो सब कुछ बना के रखा था, हमें कुछ समझ में नहीं आई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी करता हूँ, इसी के नाम से कर लेता हूँ, आरसीएम इंट्री के नाम से कर लेता हूँ। ठीक है, कंपनी यहाँ पे मैं इसको एड्रेस डाल देता हूँ एक छोटा सा। ठीक है, और वहाँ का स्टेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी आप डिटेल्स आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, बस मैं आपको एक समझाने के पर्पज़ से इस बना रहा हूँ कंपनी को। तो यहाँ पे देखिए कंपनी बनके तैयार है ये। उसके बाद हम यहाँ पे जीएसटी के ऑप्शन को इनेबल कर लेंगे और कोई एक जीएसटी नंबर डाल, ठीक है, ताकि E1Z1 ये अगर गलत भी होगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे मंथली कर लिया और यूजर नेम करके सिलेक्ट करके ओके कर दिया। ठीक है, अब ये कंपनी नई देखिए आपके सामने मैंने अभी जस्ट ये डेमो के लिए क्रिएट करी हुई है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा, इसमें आप जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे वी प्रेस करेंगे, बाउचर। ठीक है, बाउचर में चले आएंगे तो हमें सबसे पहले जो सर्विसेज ली है उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे परचेज, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी, जैसे आप, मैं आपको समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ कि आप सिर्फ सीधे परचेज में ना करके आप यहाँ पे भी अपना एक जैसे परचेज की जो बाउचर होती है आप अपना क्रिएट कर सकते हैं बाउचर टाइप में भी। जैसे मैं यहाँ पे RCM परचेज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि राम नाम से बना देता हूँ। ठीक है, राम जी नाम से मैं एक पार्टी बना देता हूँ। इनको कहाँ रखूँगा, ये मेरे क्या होंगे, क्रिएटर होंगे, क्योंकि ये लेनदारी है। ठीक है, इनको पैसा मैं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको नो करता हूँ, एज इट इज करते हुए यहाँ पे रेगुलर की जगह अनरजिस्टर्ड करूँगा। ठीक है, ये आप समझिए यहाँ इनको, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन रहेंगे, और उसके बाद सेव कर दूंगा। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने, अब बात आती है, जैसे मैं एक एक हेड बनाता जाता हूँ, यहाँ फिर से मैं Alt+C प्रेस करूँगा। शॉर्टकट की के वीडियोस में मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ पोर्टल पे, आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं शॉर्टकट। लेकिन तब भी मैं बोलते जाता हूँ, Alt+C प्रेस करूँगा और यहाँ पे एक फ्रेट का कॉलम बना लूँगा। तो यहाँ पे देखिए एज ए इनवॉइस मुझे करना है, एज ए सर्विसेज करना है, आइटम इनवॉइस नहीं करनी है। ठीक है, तो आइटम इनवॉइस को हटा के मैं यहाँ पे Alt+C प्रेस करता हूँ और फ्रेट का एक बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको कहाँ पे रखूँगा, फ्रेट को कहाँ पे रखना है, आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है। ठीक है, आप जहाँ पाए ये नहीं, लेकिन आप ग्रुप वाइज भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने बस आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पे क्या करेंगे, GST को अप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, और चाहे तो आप नॉट अप्लीकेबल कर दें, और उसके बाद क्योंकि GST अप्लीकेबल करेंगे तभी तो गुड्स एंड सर्विसेज पे होगा। ठीक, GST की अप्लीकेबिलिटी बेस्ड ऑन क्वांटिटी। ठीक, और इंक्लूड एसएससी वैल्यू कैलकुलेशन जो बात थी, GST की बात थी, वो वहाँ डिटेल्स जो मैं कर रहा था वो एक तरीके ऑप्शन गलती से हो गया था। यहाँ पे GST एप्लीकेबिलिटी मैंने ऑन किया। एज पर कंपनी आप कर सकते हैं, या आप स्पेसिफाई अगर कोई करना चाहें तो आप HSN डिटेल आप जो भी रहेगा, और आपने पहले से बना के अगर रखा है तो एज पर कंपनी ग्रुप कर सकते हैं, जो भी आप डिटेल्स रखना चाहें। HSN कोड तो आप बाद में निकाल ही लेंगे, उसके बारे में मैं नहीं करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ स्पेसिफाइड डिटेल की जगह। और यहाँ पे आप स्पेसिफाइड डिटेल करेंगे, टैक्सेबल करेंगे इसको, और फ्रेट पे आप सभी को पता है कि 5% RCM है, इसको सर्विसेज में करके सेव कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्रेट का 10,000 रुपये चार्ज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एज इट इज करते हुए एज पर मास्टर, और मैं आपको एक ही वाउचर में सभी की एंट्री करके अनरजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बता दे रहा हूँ, ताकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। अब मैं सेग्रीगेट के एक वीडियो बनाऊंगा तो उसका एक पेमेंट करूंगा, तो वो टाइम ज़्यादा टेकिंग है। तो मैं आपको इसी एक ही वीडियो के में सारे एंट्री करके दिखा देता हूँ। आपको ऐसे एंट्री करनी है जैसे मैं करके दिखाऊंगा, या अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से कोई नया वीडियो ले आऊँगा, उसमें सेग्रीगेट करके दिखा दूँगा। तो मैं यहाँ पे फ्रेट के बाद Alt+C प्रेस करके और लीगल फीस का भी बना देता हूँ कॉलम। ठीक है, लीगल फ़ी हो गई। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हुए और इसके एप्लीकेबल एज पर कंपनी, और यहाँ पे स्पेसिफाई करते हुए टैक्सेबल, आप सबको पता होगा कि लीगल फीस पे 18% है, और यहाँ पे भी मैं इनसे भी 10,000 रुपये, मैं अभी आपको है एज इट इज एक मोटा मोटा फिगर पे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, 10,000 रुपये इनसे भी हो गई, मतलब फ्रेट मैंने भाड़ा भी दिया 10,000 रुपये और लीगल फीस भी मैंने 10,000 रुपये दिए। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी जो एंट्री होनी है वो होनी है रेंट की। ठीक है, यहाँ पे रेंट,
जो अभी रिसेंटली एप्लीकेबल हुआ है। यहाँ पे एज पर आप HSN कोड अगर आप यहाँ स्पेसिफाई करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं HSN कोड पे नहीं जा रहा हूँ। आप मैनुअली चेक करके वो डाल लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं नहीं फिल आउट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं आपको फिल नहीं करना है, आपको फिल करना है अगर आप करना चाहें। इसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे तो टैक्सेबल करके फिर यहाँ पे आप 18% कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद रेंट पे भी मैं 10,000 रुपये कर देता हूँ, ठीक है। और ये एंट्री कर देता हूँ। अब यहाँ पे अभी 2 वाउचर और बना देता हूँ, CGST और SGST। सी अब मैं यहाँ पे जब ऑन कर लूँगा और उसके बाद सेव करूँगा, और ये मैं दोनों में करेगा क्योंकि मैंने सभी वाउचर सेव कर दिए थे और यस कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पे सर्विसेज कर दिया और यहाँ पे रेंट की भी एंट्री, रेंट को भी सही कर देता हूँ। और यहाँ पे जब मैंने इसको यस कर दिया और यस कर दिया तो इफेक्टिव डिटेल्स वो पूछता है कहाँ से कब से अप्लीकेबल होना है, और इसको करते हुए मैंने सेव कर दिया, ठीक है। ये 10,000 रुपये की एंट्री एज इट इज सेव हो गई। अब अगर आप यहाँ CGST और Alt A करते हैं तो देख रहे होंगे नीचे अब 4100 रुपये एज पर कैलकुलेशन, जो आप सबको टैब बन के आ रहा है 4100 रुपये, एकदम बॉटम में देखेंगे एज पर कैलकुलेशन 4100 रुपये मेरी जो टैक्स की लायबिलिटी है RCM की वो निकल के आ गई है। सेग्रीगेट में अगर देखेंगे तो 500, 1800 मतलब 10,000 पे 1800, लीगल फीस पे, रेंट पे 1800 और फ्रेट पे 500 रुपये, जो मैंने 10,000 पे पेमेंट करनी है। टोटल 4100 रुपये मुझे पेमेंट करना है। ये क्या लिखा है नोट में, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, ये रिवर्स चार्ज के थ्रू आपको पेमेंट करना। यहाँ पे आपने इसकी परचेज की एंट्री कर दी, ठीक है। और अब आपने इसको सेव कर देंगे, मतलब रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल हो गया। अब मैं यहाँ सबसे पहले आपके 3B में आता हूँ, तो 3B की है DOG, ठीक है। 3B की जो शॉर्टकट है DOG, ठीक। अब यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे अनसर्टन ये दिखा रहा है, करेक्शन नीडेड, GST रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंपनी आर इनवैलिड और स्पेसिफाइड, ठीक है। तो GST रजिस्ट्रेशन में वो डिटेल्स इसलिए दिखा रहा है, मैं अपना एक करेक्ट GST डिटेल डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया और F11 प्रेस किया, ठीक है। और यहाँ पे GST एंड गुड्स एंड सर्विसेज में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल्स अब मैंने इसको एंटर कर दिया मैनुअली। अब ये डिटेल आप देख सकते हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो डिटेल्स इंटर करने के लिए बोल रहा था, मैंने उसकी एंट्री कर दी। अब आप सब देख सकते हैं कि 3.1 में आप इसको, मैं अगर डिटेल में इंटर करूं तो आप सब देख सकते हैं कि 30,000 रुपये का जो 3.1D में जिसमें रिवर्स चार्ज का कॉलम होता है, वो आउटवर्ड सप्लाई में 30,000 प्लस 2,050 रुपये की टैक्स लायबिलिटी दिख रही है, और नीचे एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी दिख रहा है। ये आप सब देख सकते हैं कि ये 2 एंट्रियां आप सबको सीधे कॉलम में दिख रही हैं। 2050 की एंट्री यहाँ दिख रही है जिसको आप इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 3B में 3.1D में पे मतलब आपकी जो रिवर्स चार्ज की अप्लीकेबिलिटी है वो दिख रही है। तो ये दोनों डिटेल्स आपको एज इट इज आप देख सकते हैं कि सामने आपको यहाँ पे C कॉलम में दिख रही है, जो कि आपकी नेट इनकम निकल के आती है, और इनवायर्ड सप्लाईज फॉर रिवर्स चार्ज अदर देन लाइंस 1 एंड 2, जो रिवर्स चार्ज की कॉलम है वो एक्चुअल हेड में आपके पहुंच चुका है, आप तो इसको इनपुट ले सकते हैं। तो
अब बात करते हैं इसके एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास करेंगे। पुराने अपने वर्जन में मैंने आपको आल्ट जे स्टैट एडजस्टमेंट करके दिखाया था, लेकिन अब वो ऐसी आपको कुछ एंट्री पासेस नहीं करनी है। आप सीधे यहाँ पे वी प्रेस करेंगे और यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे, वाउचर्स में आएंगे। अब आपकी जो यहाँ पे सबसे पहले मंथ एंड में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो भी एंट्री पास आउट करेंगे वो मंथ एंड में जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लेजर बना देता हूँ RCM, ठीक है, RCM पेएबल, ठीक है, RCM पेएबल मैं एक हेड बना देता हूँ, या ठीक, RCM पेएबल, ठीक। ये मैं इसको रखूँगा, चाहे आप कहीं पे भी रख लीजिए, असेट्स में रख लीजिए, लाइबिलिटी में रख लीजिए, इसको तो अभी ख़त्म हो जाना है, लेकिन मैं आपको असेट्स में रखते हुए दिखा देता हूँ और इसको एस करते हुए यहाँ पे रजिस्टर करते हुए कर देता हूँ, ठीक है। RCM पेएबल मेरा कितना आया था, 4100 रुपये आया था, ठीक, RCM जो मेरा पेएबल आया था। अब यहाँ 2 में किसको करना है, जो 2 में आप CGST और SGST, यहीं पे बात फंसती है। अगर आप सिंगल सिर्फ RCM की ही बुक मेंटेन कर रहे हैं, आप अकाउंटेंट हैं, ठीक है, तो आपके लिए समस्या नहीं होती है कि आप CGST SGST में चढ़ा दिए, क्योंकि आप सभी को पता है CGST और SGST जो हमारा होता है वो ITC क्लेम करने के लिए होता है या टैक्स पे करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हम RCM को पेमेंट कर रहे हैं कैश लेजर से, तो कभी फ्यूचर में जब आपको अगर सेग्रीगेट करना होगा, आपको कितना आपका CGST SGST है उसमें जस्टिफाई करके बताओ RCM कितना था, तो आपको परेशानी होगी। इससे अच्छा कि आप यहाँ पे एक अलग से लेजर बना लो RCM का, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक हेड बना लो अलग से, मैं बना रहा हूँ CGST, आप इसको GST पेएबल भी कर सकते हैं या CGST कैश पेएबल अंडर हेड RCM कैश लेजर, ठीक है। ये मैंने इसको करते हुए और एंट्री को सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है आप सब भी देखेंगे अपनी बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो अब आपके देखिए 4100 रुपये यहाँ RCM कैश लेजर में दिख रहा है और RCM पेएबल भी 4100 रुपये दिख रहा है। अगर मैं इसी एंट्री को एक बार मैं नहीं पास करता हूँ, मैंने जो अभी एंट्री पास किया है, मैं पहले उस एंट्री को एक बार मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैं एक बार उस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे इस एंट्री को डिलीट कर दिया, ठीक, मतलब कोई एंट्री नहीं किया, मैंने सिर्फ जो अपनी परचेज की एंट्री चढ़ाई हुई थी उसका 3B में देखने के बाद अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लेजर बन गया इसलिए दिख रहा है, बाकी तो कोई इम्पैक्ट ही ना, कोई तो वैल्यू आ रही ना कुछ आ रहा है, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स में 30,000 रुपये ये आ गया है, टैक्स की लायबिलिटी नहीं आ रही कोई, ठीक है। अब वही जब एंट्री आप पास करेंगे जनरल वाउचर के माध्यम से, तो यहाँ पे RCM पेएबल में 4100 रुपये हो गया और CGST RCM पेएबल में 2050 हो गया और SGST RCM में 2050 हो गया, ठीक है। तो आप फिर अगर देख पाएंगे कि बैलेंस शीट में अब आपके ये देखिए RCM पेएबल की एंट्री इधर दिखा रही है और RCM कैश लेजर में भी 4100 की एंट्री शो कर रही है। अब इसकी आपको इनपुट लेना है, आप इसका इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है, उसकी एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर यहाँ पे इसका इनपुट की एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी 30 तारीख पे अब उल्टा करेंगे यहाँ पे। अब ITC हमको लेनी है, यहाँ एक बार मुझे कैश लेजर से पेमेंट करनी थी, अब मुझे ITC को लेना है, तो मैं यहाँ पे CGST ले लूँगा, ठीक है, कितना ले लूँगा, CGST में 2250, ठीक है, और बाई मतलब किसी बैंक का, आप जरूरी नहीं कि उसी बैंक का बने, मतलब आप किसी भी अपने अकॉर्डिंग बैंक बना सकते हैं RCM एंट्री, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल्स क्या डालेंगे, आप एक एक हेड डालेंगे, ठीक है, CGST, ठीक है, CGST RCM पेएबल 2050, ठीक है, जी को कर देता हूँ 30,000 रुपये, तो वो और कब किया है, जिस डेट को सर्विसेज ली 30 अप्रैल को की कर दिया था,
ठीक है। सिर्फ टैक्स की लाइबिलिटी मैं उस दिन पेमेंट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक अकाउंट में मेरे जो आप पेमेंट, ये बैंक अकाउंट इसलिए आ रहा है इधर उधर क्योंकि डिटेल इसमें ज़्यादा एंट्री नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो लाइबिलिटी में सिर्फ ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो आपकी 4100 रुपये है, ठीक है, वो आपकी आप इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका इनपुट ले सकते हैं क्योंकि डेबिट में जब आता है तो आप उसका इनपुट ले सकते हैं, और क्रेडिट में जब आएगा तो आप उसका इनपुट नहीं ले पाते हैं। आप सबको पहले पता होगा, अगर करंट लाइबिलिटी इधर आएगी तो आप -4100 आएगा। मैं अगर ये एंट्री आपका जैसे ये पास किया मैंने राम जी के अकाउंट लेजर में कि 30,000 रुपये उनको पेमेंट किया गया, तो उसके बाद वो क्योंकि प्रॉपर एंट्रीज नहीं है तो इधर उधर डिटेल्स हो गई। बाकी आप सब देख पा रहे हैं कि 4100 रुपये आप आरटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो मज़ा आया होगा, देखने में समझ में आया होगा। और बेसिकली वो उन अकाउंटेंट्स के लिए है जो अभी सीख रहे हैं या अकाउंटिंग करते हैं, तो आप गलतियां मत करिएगा। मैंने इसलिए डिटेल वीडियो ले आया, समझा दिया आपको। अभी भी कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछिए, मैं आपको समझाऊंगा। अकाउंटिंग कुछ नहीं है, अकाउंटिंग एकदम जो कहते हैं नील बड़े सन्नाटा है। आप थोड़ा सा एंजॉय करके अकाउंटिंग करिए, आप थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को छोड़ के अकाउंटिंग करिए, एकदम अच्छे से अकाउंटिंग आप कर पाएंगे। अकाउंटिंग बहुत टफ एंड वो मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा दिया। आरसीएम की एंट्री पास आउट करना, अगर आप अकाउंटेंट हैं इस वीडियो को देखेंगे तो मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप आरसीएम में माहिर हो जाएंगे। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई और क्वेरी या कन्फ्यूजन रह जाती है इसको देखने के बाद भी, तो आप मुझे डीएम करिए, व्हाट्सएप पे करिए। मैं आपके आरसीएम की एंट्री के बारे में गाइड करूंगा और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आई होप अब ये वीडियो सेशन में एंड करता हूँ, समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अभी जो ये चीज़ें चेंजेस आई है टैली प्राइम में जो अब लोग यूज कर रहे हैं आरसीएम की एंट्री पास आउट करना, मैंने देखा कई तरीके के लोग बताते रहते हैं यूट्यूब पे। ऐसा मेरे तरीके कोई नहीं बताएगा। जिस तरीके मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया है वो आपको पुराने तरीके बताएंगे, स्टेटमेंट से सेटअप करो। मैंने भी आपको जो प्रीवियस जो आपका वर्जन था उस पर भी वीडियो बनाया है, Alt J करके स्टेटमेंट की एंट्री उस पर पास आउट करके आपको। तो अब वो सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको लायबिलिटी इंक्रीमेंट नहीं करनी है। मैं आपको इसी में एक बार अपना ये आपको फिर से दिखा देता हूँ 3B में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। आप सब देख सकते हैं 3B में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे 30,000 रुपये का इनवार्ड आपका सप्लाई और 2,050 रुपये का आपने आईटीसी क्लेम करके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप जो समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को मदद मिल सके, आरसीएम की एंट्री समझ सके। तो मिलते हैं न्यू सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।